हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ मेथड्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ये है कि आप एक बार सुनोगे और एक एक एग्जांपल कर लोगे। 100% आपको थियोरी भी आ गई और न्यूमेरिकल भी आ गया। ठीक है, ये मेथड जो है वो कुछ अजम्पशन के बेस पर है। ठीक है, मैं आपको क्या कराने जा रही हूँ, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, और एब्जॉर्प्शन जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, और आपको एब्जॉर्प्शन का भी मतलब पता है। ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो उसको जो थोड़े से हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, ये वैसे और भी अलग कैटेगरी के आ गए थोड़े मेथड। मेन मेथड यही है ये। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे जो ये वाले मेथड है जो मैं आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7 मेथड है, ये कुछ एजम्पशन के बेस पर हुए हैं। ठीक है, ये इट हैज़ बीन अज्यूम दैट रेट आर प्री डिटरमाइंड फॉर द ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब कि जो रेट है ना, वो पहले ही प्री मतलब पहले से ही डिसाइडेड है, और कॉस्ट सेंटर भी पहले से डिसाइडेड है, एंड सेपरेट रेट आर डिटरमिन्ड। और इसमें ये कहा गया कि हमने फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड का अलग अलग रेट निकालना है। ठीक है, समझ गए। मतलब कि 3 का एजम्पशन होगी, प्री डिटरमाइंड है, ठीक है, पहले से ही डिसाइडेड है, और जो ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का और कॉस्ट सेंटर वो सेपरेट रेट आर डिटरमाइंड फॉर फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से मेथड है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड के हिसाब से, मतलब डायरेक्ट मटेरियल हमने को मेन टारगेट रख के हमने ओवरहेड कॉस्ट निकालनी है। डायरेक्ट लेबर को टारगेट बनाकर हमने ओवरहेड को रेट निकालना है। प्राइम कॉस्ट को टारगेट बना के हमने क्या बनाना है, ओवरहेड रेट निकालना है। ठीक है, तो ये ऐसे मेथड है। नाम आपको तो स्टार्टिंग से ही फैमिलियर है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, प्राइम कॉस्ट मेथड, ये पहला चैप्टर किया था। डायरेक्ट लेबर आवर मेथड, मतलब कि डायरेक्ट लेबर कितने घंटे डायरेक्ट लेबर ने काम किया वो वाला मेथड। मशीन आवर रेट, एक मशीन कितने घंटे काम किया उसके बेस पर मशीन आवर रेट, और रेट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, सेल प्राइस मेथड। ये हमारे पास 7 मेथड है। ठीक है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी इन सभी टॉपिक्स, सभी जो टर्म है आप 100% फैमिलियर है। ठीक है, ये आपको पता ही है। इसको एक एक करके करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ 3 ही कर रही हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड मतलब कि हमने यहाँ पर क्या लेना है, प्रोडक्शन ओवरहेड को अब्जॉर्ब करने के लिए हम कौन सा बेस मानेंगे, कौन सा बेस लेना है, डायरेक्ट मटेरियल। जो एक फैक्ट्री में डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया गया है उसको हम बेस मानेंगे। तभी तो हमने फार्मूले में जो नीचे वाली एंटीसिपेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लिया, नीचे लेना है। ठीक है, जो भी ऊपर लिखा होगा ना मेथड, उसका नीचे हमने लेना है। अंडर दिस मेथड परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मतलब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो भी एक्सपेंसेस टू द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन इज कैलकुलेटेड टू ऑब्जर्व प्रोडक्शन ओवरहेड। मतलब कि हमने कैसे लेना, ऑब्जर्व करना। जो भी फैक्ट्री है, समझो कोई भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया है। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट के बेस पर हमने ऑब्जर्व करना है किसको, प्रोडक्शन ओवरहेड को। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट वो तो है ही उस डिपार्टमेंट की अपनी कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ किया उसकी कॉस्ट के बेस पर हमने प्रोडक्शन ओवरहेड को क्या करना है, ऑब्जॉर्व करना है। ठीक है, देख रहे हैं ओवरहेड रेट कैसे निकालना है, प्रोडक्शन ओवरहेड यही तो है हमारा। ये सारे फार्मूले में जितने भी हम साथ करेंगे ऊपर क्या आएगा, और हमने पिछले भी किए हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड, इसी को तो हमने ऑब्जॉर्व करना है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। और हमारा बेस क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इसलिए उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एंटीसिपेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नीचे रख के और हमने क्या निकाल लेना है, ओवरहेड रेट निकाल लेना है। देख लेते हैं, जैसे कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल उस फैक्ट्री में कितना यूज़ किया गया है, 1 लाख है ना, और ओवरहेड 1 लाख में क्या किया गया, प्रोडक्शन ओवरहेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 1 लाख है, और एंटीसिपेटेड डायरेक्ट मटेरियल उस फैक्ट्री में कितना यूज़ किया है, 25,000। तो इसकी ओवरहेड रेट कितना बना, 40%। तो क्लियर है। ठीक है, तो इसकी किस सिचुएशन में ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड समझ गए आप, मतलब कि आपने हर मेथड में जो हम 7 मेथड करेंगे ऊपर क्या लेना है, प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि इसी को ऑब्जर्व करना है, और मल्टीप्लाई बाय 100 भी होगा, डिवाइडेड बाय जो ऊपर हमारा मेथड कह रहा है वो नीचे ले लेना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट उसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को नीचे लेना है। ठीक है, तो हमारा हो गया सॉल्व, बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है, और ये वाला मेथड उस जगह यूज़ होता है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड, जहाँ पर हम एक जैसा आउटपुट एक जैसी होती है। आउटपुट यहाँ पर होती है, आउटपुट इज यूनिफॉर्म, मतलब वहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2-3 चीज़ें बन रही हैं, एक टाइप की, जैसे चेयर ही बन रही है या फिर टेबल ही बन रहे हैं, फिर उन्होंने वन काइंड ऑफ आर्टिकल एज प्रोडक्ट, जहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता है, सूटेबल है। ठीक है, मतलब और जहाँ पर प्राइस ऑफ द मटेरियल आर स्टेबल, मतलब कि जो भी उन्होंने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया है ना, उसका प्राइस हमेशा स्टेबल रहता है।
चेंज नहीं रहता, इसका डीमेरिट भी होगी। देख लो, यदि प्राइस चेंज होता हो तो ये वाला मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे। वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड टू द टोटल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, ठीक है। और ये मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल है, ये तो आपको पता चली गई है ना कितने सिंपल है, आपको सुनने से ही मुझे लगता आ गया होगा, है ना। तो है इसके कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब इसके ड्रॉबैक है क्या, है ना। फ्लक्चुएशन इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, देखो हमने पहले ही कह दिया था, क्योंकि हम डायरेक्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, यदि क्योंकि हर महीने यदि हर मतलब कि उसकी डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट चेंज होती रहती है, तो उस समय हम इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यूजुअली चीप मटेरियल भी रिजल्ट इन मोर ओवरहेड एक्सपेंसेस, है ना। यदि हमने चीप मटेरियल यूज़ किया है तो उससे क्या होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और इस मेथड में इग्नोर किया गया है। ठीक है, जैसे जॉब कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव मटेरियल, जॉब कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव मटेरियल, है ना, इसको इग्नोर किया गया है। ठीक है, दूसरा थर्ड है और इसमें जो एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अगर ऑन बेस ऑफ टाइम द टाइम फैक्टर इज कम्प्लीटली इग्नोर्ड। इस जो मेथड में टाइम फैक्टर को इग्नोर किया गया है, टाइम फैक्टर को इग्नोर किया गया है। काफ़ी अगले मेथड भी है जिनमें टाइम फैक्टर को इग्नोर किया गया है। ठीक है, नो डिस्टिंक्शन इज ड्रॉन बिटवीन स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर। जैसे आप फार्मूले में देखा होगा, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को बेस बना है, तो इसमें स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड लेबर को कोई कहीं भी कंसीडर नहीं किया गया है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हार्ड वर्कर एंड मशीन वर्कर। अब है ना, जो मशीनों पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मशीन वर्कर कर रहे हैं, मतलब मशीन क्या है, एक तो बड़ा हार्ड काम कर रहे हैं, विदाउट मशीन काम कर रहे हैं, कई मशीनों पर काम कर रहे हैं, दोनों के एक जैसा ही लिया गया है, कोई डिफरेंस नहीं रखा हुआ है इस मेथड में। आपने फार्मूला देखा तो कहीं कुछ थोड़ी कहा है। और देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, है ना। हमने कहीं देखा ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस का ओवरहेड रेट है या वेरिएबल ओवरहेड रेट है, ये भी इस मेथड में नहीं लिया गया है। और इस मेथड में इनक्यूटेबल मतलब कि रॉ मतलब कि सब मटेरियल पासिस, समझो हो, ये मेथड तब अप्लाई होता है जब इस एक ही प्रोडक्ट बनता है उस कंपनी में और वो सारे डिपार्टमेंट से गुजर रहा हो। यदि इसने कुछ डिपार्टमेंट से नहीं गुजरा तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। तो ठीक है, ये लिमिटेशन है, पर मेन आपने बस ये याद रखना, हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट मेथड में ओवरहेड कैसे निकालना है, ऊपर ले लेना है प्रोडक्शन ओवरहेड, नीचे ले लेना है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो उसका हेडिंग है वही नीचे ले लेना। ठीक है, और उससे हमने क्या लेना, निकाल लेना ओवरहेड रेट निकाल लेना। बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, तो मतलब ये जो हमारा टाइटल है वही हमारा आगे हमें हेल्प कर रहा है। दूसरा मेथड है हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मेथड, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डायरेक्ट मटेरियल वो हमारा पहला मेथड हो गया, डायरेक्ट लेबर हमारा दूसरा एलिमेंट है ना कॉस्ट का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब कि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है एक, उसने अपनी लेबर को, जो भी डायरेक्ट लेबर है उसको जो कॉस्ट दी है, जो उनको वेजेस दी है, कॉस्ट हो ये मतलब हो ना, उसको हम बेस मानकर हम क्या निकालेंगे, ओवरहेड रेट निकालेंगे। सिंपल। हम मैंने बोला एंड बजटेड मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि हम यहाँ पर ये अजम्पशन करके चले हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है, जो पहले से ही प्री डिसाइडेड है, प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया, ये तो हम सारे ऊपर वही लेंगे, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एंटिसिपेटेड डायरेक्ट वेजेस उस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, जैसे हो सकता है कि प्रोडक्शन ओवरहेड कितने 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, और डायरेक्ट वेजेस कितनी है 20,000, तो हमारा कितना आ गया, ओवरहेड रेट कितना आ गया, 50% आ गया। ठीक है, और ये वाला किस जगह, ये वाला मेथड, जैसे पिछला मेथड देखा ना, वो कहाँ पर सूटेबल था, जहाँ पर सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट बनता था। और देख लेते हैं इस मेथड ये कहाँ सूटेबल है, वो डायरेक्ट लेबर कंस्ट्रूज, यहाँ ये मेथड वहाँ पर सूटेबल है। ये देख लो, ये ना जैसे आपके पास बहुत सारे मेथड है, आपको कोई बोलते हैं आप कल आपने किसी बिजनेस में कंपनी में काम करना है, बहुत सारे वो आपने अपना दिमाग लगाना है ना, मैं कौन सा मेथड यूज़ करा, ऐसे थोड़ी कि वो तो आप कंप्यूटर में डालो वो कैलकुलेट करके दे देगा। मेन आपने सोचना है कि इस सिचुएशन में मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ। देखो ये कंपनी है कैसी है, जब समझो ये कंपनी है जहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है ना, जैसे कि होता है ना कि टोटल कॉस्ट के लिए 3 चीज़ें आपको मैं पता है कि मेन खर्च होती हैं, क्या, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। यदि तीनों के कम्बिनेशन में, मैंने अभी तक आपको ये कहा आज तक कि मटेरियल का 70-80% होता है ना। यदि कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा बनता है जहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, लेबर कॉस्ट की है, लेबर का इफेक्ट पड़ता है प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट पर, वहाँ पर ये वाला मेथड ज़्यादा सूट है, वहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ करेंगे ओवरहेड रेट के लिए है। और ये भी, और प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म, ये भी पहले वाले मेथड जैसा ही है कि जहाँ पर प्रोडक्शन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, वहाँ भी एक ही आर्टिकल बन रहा है और यहाँ भी इस मेथड की देखो आप कंपेयर करो तो इसमें भी वही सेम ही है कि यहाँ पर भी प्रोडक्शन एक जैसा है ना। और लेबर एम्प्लॉयड एंड टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म आर यूनिफॉर्म, जितने भी लेबर है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सारी लेबर
एक जैसा काम कर रही है, सभी को एक ही माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्किल्ड है, कोई अनस्किल्ड है, कोई हार्ड वर्कर है, जैसे हमने पीछे में भी यही थी ना, इसमें सभी को एक जैसा यूनिफॉर्म माना जाता है, एक जैसा माना जाता है। द वेयर द रेशो ऑफ स्किल्ड अनस्किल्ड इज कंसेंट। कंसेंट मतलब वहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड जो रेशो है ना, मतलब स्टेबल है, ठीक है। और वेयर देर आर नो वेरिएशन द रेट ऑफ पे, और देखिए जैसे पीछे भी था ना कि हमारे डायरेक्ट मटेरियल में कोई चेंजेस नहीं आती, वो भी एक अजम्पशन थी ना। ऐसे इसी में भी ये है कि इसमें जो भी हम लेबर को पे देते हैं ना हर महीने पर लेबर सैलरी देते हैं या वेजेस देते हैं, वो क्या रहती है, स्टेबल रहती है, नो वेरिएशन, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा इसका। और इसमें भी इसके भी एडवांटेज आप देख लीजिए। ऑटोमेटिक कंसिडरेशन इज गिवन टू टाइम फैक्टर। ऑटोमेटिक जैसे बेजिस पेड आर नॉर्मली प्रोपोर्शन टू द टाइम वर्क, है ना। इसमें टाइम फैक्टर इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जो बेजिस देते हैं, क्योंकि हमने बेस क्या माना है, जो हमने डायरेक्ट लेबर को कॉस्ट दी है, तो इसका मतलब हम उनको बेजिस किस बेस पर देते हैं, टाइम के बेस पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिक कंसिडर किया गया है। और लेबर रेट आर मोर स्टेबल। इसमें मटीरियल प्राइस, इसमें क्या गया है, लेबर रेट, क्योंकि हम ये माना गया है कि लेबर रेट क्या है, स्टेबल है ना। और स्टेन वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंसेस वेरी टू सर्टेन एक्सटेंट। हाँ, इसमें थोड़े से वेरिएबल को ओवरहेड क्या होता है कि हम ये मानते हैं कि वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और डाटा इजली अवेलेबल, इसको कैलकुलेट करना, जैसे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड तो है ही है, और वेजेस भी हमें टेबल से मिल जाएगा, ये इसलिए बहुत ही ठीक है मेथड है, ठीक है। और इसके ऐसे हर चीज़ की डिसएडवांटेज भी होती है ना, तो इसकी भी वही है कि टाइम फैक्टर इग्नोर, इसमें भी टाइम फैक्टर को पूरा ही इग्नोर कर दिया गया है। इफ़ वर्कर आर पेड ऑन पीस रेट बेसिस, उस समय, क्योंकि यदि ये तब मेथड ठीक है यदि वर्कर को पेमेंट किसके बेस पर की जाती है, टाइम के बेस पर, तो ये मेथड ठीक है। यदि वर्कर को पेमेंट की जाती है पीस के बेस पर, है ना, हमने दो मेथड की हो ना, तो ये मेथड सूटेबल नहीं है, ठीक है। तब कहेंगे हम टाइम फैक्टर इग्नोर कर दिया गया। और स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी को एक जैसा माना गया, हमें पहले ही डिस्कस कर लिया। और हार्ड वर्कर एंड मशीन वर्कर, हमने पिछले मेथड में भी किया है ना, जो वर्कर बड़ा ज़्यादा हार्ड काम कर रहे हैं, जो मशीन पर काम कर रहे हैं, दोनों को एक जैसा माना जाता है इस मेथड में, ठीक है। और इनकरेक्ट जल बैन ओवर टाइम प्रीमियम, जब हम वर्कर का ओवर टाइम लगवाते हैं, है ना, ओवर टाइम लगाते हैं, उस समय ओवर टाइम प्रीमियम देते हैं ना, जैसे ओवर टाइम प्रीमियम आपको सिखा दिया हुआ मैंने। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, जब हम वर्कर को ज़्यादा देते हैं, जैसे आपको पता है लेबर एक्ट में के अकॉर्डिंग डबल पेमेंट दी जाती है ना, हमने में आपको करा दिया हुआ, तो उस केस में ये वाला मेथड सूटेबल नहीं है, ठीक है। और इसमें भी जैसे पहले मेथड के जैसे ही इसमें भी फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस को अलग अलग नहीं किया गया है, ठीक है। और वेयर लेबर इज नॉट इम्पोर्टेंट, और वेयर लेबर इज नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस विल नॉट बी इक्विटेबल, इट इग्नोर द इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, इसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट को इम्पोर्टेंट दिए गए हैं, प्लांट एंड मशीनरी को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है ना। और ये मैंने आपको पहले कह दिया, नॉट सूटेबल इन केस ऑफ पीस वर्कर। पीस वर्कर मतलब कि जो पीस के बेस पर जिनको हम पेमेंट करते हैं, उस समय ये वाला मेथड है सूटेबल नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के दो मेथड, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ करती हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।